नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। मनोज जैन साहब हैं पृथ्वी फिनमार्ट से, साथ ही धर्मेश भाटिया है एमिरेट्स एनवीडी से, और एसएमसी ग्लोबल से वंदना भारती। आप तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज की कुछ बड़ी खबरें कमोडिटी मार्केट में क्या है, टॉप 10 खबरें। सबसे पहले अगर गोल्ड की बात करें तो डॉलर में जिस तरह से मजबूती है उससे यहाँ पर दबाव बना है और आज करीब करीब 250 रुपए नीचे एमसीएक्स पर ट्रेड कर रहा है। चांदी में भी दबाव है। यूएस में आज सीपीआई के आंकड़े आने वाले हैं, महंगाई के आंकड़े, उससे पहले दबाव है। अगर महंगाई अगर ज्यादा बढ़ी तो फेड का रुख और भी ज्यादा सख्त हो सकता है। कच्चे तेल की अगर बात करें तो यूरोपियन यूनियन में एक अभी भी मतभेद है कि रूस से जो क्रूड होने वाले क्रूड इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई जाए कि नहीं। कई सारे देश इसका विरोध भी कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर तत्काल इस पर पाबंदी लगाई जाती है तो इसका असर, इकोनॉमिक इंपैक्ट उन कंट्रीज पे ज्यादा हो सकता है। नेचुरल गैस की बात करें तो उत्पादन में बढ़ोतरी की खबर है। वहीं कॉपर, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की चिंता है, जो तमाम बेस मेटल्स पर ये खबर हावी है। चलिए अब कुछ एग्री मार्केट पर भी नजर डाल लेते हैं। मेहनता की बात करें तो नई फसलों की जो कटाई है उसमें देरी हो रही है, यानी हार्वेस्टिंग में देरी हो रही है, वो एक सपोर्टिव फैक्टर है मेहनता के लिए। कॉटन आवक कम है, घरेलू और विदेशी मांग मजबूत है। और एक कल ही हमने एक एक्सक्लूसिव खबर बता दी थी, कल 11:30 के ही शो में, कि 17 मई को एक बैठक होने वाली है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की, और उसमें कैसे कीमतों पर काबू पाया जाए, क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं ताकि मिलों को, टेक्सटाइल मिलों को फायदा हो, इस पर एक अहम बैठक अगले हफ्ते होने वाली है। इसके अलावा हल्दी की अगर बात करें तो नई फसल यहाँ पर की जो आवक है उसमें तेजी आई है और एक्सपोर्ट हालांकि अभी भी स्टेडी है। जो जिस तरह के एक्सपोर्ट पहले थे उस तरह के नंबर कमोबेश वहीं आ रहे हैं। जीरे की बात करें तो नई फसल जो आ रही है उसमें 10% तक मॉइस्चर कंटेंट है। वहीं धनिया, नई फसल की आवक में यहाँ भी बढ़ोतरी है, लेकिन आज के सत्र में कोरिएंडर में तेजी का रुख है। कैस्टर, यहाँ भी नए फसलों की जो आवक है उसमें बढ़ोतरी हुई है और स्थिति बेहतर दिख रही है। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर आपको आज नजर रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं गोल्ड की, जहां पर गिरावट अब बढ़ती जा रही है। क्या अब सवाल यह है, क्या 50,000 के नीचे भी गोल्ड चला जाएगा? सबसे पहले वंदना जी, क्या लग रहा है आपको, क्या 50,000 का लेवल गोल्ड तोड़ सकता है क्या एमसीएक्स पर? जी, इस बार तो लग रहा है कि 50,000 का जो स्तर है वो टूटना चाहिए यहाँ पे, और रीजन भी है 1880 से बार बार ये गोल्ड जो है नीचे की तरफ गिर रहा है और 104 के करीब बार बार डॉलर इंडेक्स का जाना एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और जो जून में होने वाली बैठक है इसमें 75 बेसिस पॉइंट ना करके लेकिन 50 बेसिस पॉइंट का फिर से इजाफा की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से ये इतना एग्रेसिव स्टैंड है फेड का, जिसकी वजह से एक जो प्रेशर है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एमसीएक्स की बात करें तो आईएनआर में जो डिप्रिसिएशन हुआ है उसकी वजह से डाउनसाइड जो है वो थोड़ा सा केप्ट है, लेकिन विश्वमोहन जी मुझे लग रहा है कि एक बार 49,200 तक प्राइसेस नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो मिड टर्म में मुझे लग रहा है, शॉर्ट टू मिड टर्म, यहाँ पे जो गोल्ड की जो सेलिंग प्रेशर है जो गोल्ड में वो बना रहेगा यहाँ पे। और धीरे धीरे अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 105 तक का भी लक्ष्य यहाँ पे है। तो मेरे ख्याल से ट्रेजरी भी जो है वो 3.5 के करीब जा सकती है। तो ये दोनों मेजर ट्रिगर है, खासकर जब से बैंक ऑफ जापान ने यहाँ पे अपना इंटरेस्ट रेट निगेटिव जोन में रखा, उसने एक जंप दिया था काफी ज्यादा डॉलर इंडेक्स को। तो मेरे ख्याल से करेंसी ने काफी फ्रेजाइल किया हुआ है गोल्ड में, गोल्ड को। तो गोल्ड में 49,200 शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे एक जो सेल साइड है वो बनता है। और आज के लिए अगर बात की जाए विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि 50,375 पे इनफैक्ट सेलिंग करना चाहिए। 50,000 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 50,500 का लगाना होगा। और आज से कल तक के ट्रेडिंग सेशन में हम देख सकते हैं कि 50,000 का जो लेवल है वो एक बार टूट सकता है। नहीं, इंट्राडे के लिए या कल तक के लिए जो कॉल है वो है 50,000 का टारगेट आ सकता है और 1-2 दिनों में लग रहा है कि 50,000 के नीचे भी आ सकता है। मनोज जी, आप सहमत है वंदना जी से? आपको भी लग रहा है 50,000 के नीचे गोल्ड आएगा? नमस्कार विश्वमोहन जी, मेरा मानना है कि काफी कुछ आज जो यहाँ यूएस के इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आने हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हम देख रहे हैं कि जो फेड का जो टोन है वो काफी हॉकिश है और कल भी जो फेडरल रिजर्व के मेंबर्स की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आए थे तो वहाँ नेक्स्ट मीटिंग में 75 बेसिस पॉइंट हाइक तक की जो है बातें की जा रही है। लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ प्रोबेबिलिटी जो है इन्फ्लेशन की यूएस में
वो इस बार यहाँ पे गत माह की तुलना में घटकर आने का है। अगर इस बार इन्फ्लेशन यहाँ पे गिर कर आता है तो कहीं न कहीं जो फेड का जो इंस्टेंस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉकी से थोड़ा सा डविश की तरफ हो सकता है। तो मेरा मानना है कि आज आने वाले यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स काफी कुछ यहाँ पे मार्केट के लिए डायरेक्शनल मूव्स जो है वो देते हुए नजर आएंगे। इंट्राडे की अगर मैं बात करूं तो मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहाँ पे यूएस इन्फ्लेशन नंबर के पहले एक बार शॉर्ट सेल की सलाह नहीं रहेगी। अगर यहाँ मार्केट थोड़ा और करेक्ट होता है 50,220 के आसपास, तो 50,050 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से शाम को 6 बजे के इन्फ्लेशन के नंबर के पहले एक बार बाई की जो है पोजीशन ली जा सकती है। 50,550 ये लेवल्स जो है देखने को मिल सकते हैं। लेकिन साथ ही अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन के नंबर्स फिर एक बार बढ़कर आते हैं तो बिल्कुल जैसा कि वंदना का मानना है, फेड का जो इंस्टेंस है वो काफी जो है हॉकिश वो रह सकता है और फिर उस कंडीशन में हम सोने को एक बार 50,000 के भी नीचे फिसलते हुए देख सकते हैं। तो आज यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड के पहले आज शाम के यूएस के जो इन्फ्लेशन के नंबर्स है उनको वॉच करना काफी जरूरी है। धर्मेश जी, आपको क्या लग रहा है? आपको भी लग रहा है कि 50,000 के नीचे एमसीएक्स पर भाव आएगा? और क्या रेंज आप एमसीएक्स पर देख रहे हैं और साथ ही कॉमेक्स पर, गोल्ड में नियर टर्म में? गुड मॉर्निंग विशु मोहन जी। देखिए, अगर निवेशक अगर ये चैनल कंटिन्यूस देख रहे हैं तो मैं लास्ट 2 महीने से यही कह रहा हूँ कि इसमें काफी अच्छी मंदी है सोने में, और हम 52,000 से मार्केट में मंदी की ही कॉल दे रहे हैं। मेरा स्टैंड अभी भी मंदी का ही रहेगा। मैं वंदना से भी सहमत हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शीघ्र ही जो 50,000 का जो घर है वो ब्रेक करते हुए आप देख सकते हो सोने में। इसका मेजर कारण यही है कि जो अनसर्टेनिटी जो थी मार्केट में वो भी कम हो रही है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो कम हो रही है। जो अभी मार्केट को जो प्रेशराइज कर रहा है वो है 10 ईयर्स यील्ड। अगर आप देखिए तो जो ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ रही है, 3% के ऊपर चल रहा है 10 ईयर्स यील्ड, प्लस इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने की बात चल रही है, 2% बढ़ने की बात चल रही है यूएस की। और ये बढ़ता है तो डेफिनेटली आपको सोने की चमक में आपको थोड़ी धीमी पड़ सकती है और प्राइस में आपको दबान देखने मिल सकता है। और यही हो रहा है मार्केट में कि प्राइस अगर आप देखिए तो 1950 1970 के स्तर ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और आज के तारीख में 1850 के स्तर, ऑलमोस्ट $100 उसने एक हफ्ते में निकाल दिया है। फंडामेंटली मार्केट में कोई तेजी नहीं है अंटिल जियोपॉलिटिकल टेंशन आ रहा है। कहीं ना कहीं स्पाइक आपको देखने मिल सकता है, ये है शॉर्ट कवरिंग होगी मार्केट में, वहां पे आप बेचने की सलाह रहेगी मेरी। मेरा इमीडिएट टारगेट मुझे लग रहा है कि $1780 से $1750, यहाँ से और $100 की गिरावट आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है, जो अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 रुपए की गिरावट जो आपको 49,800 से लेके 49,750 M6 में देखने मिल सकती है। मैं रुपए में स्टेबल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रुपया स्टेबल रहेगा, और अगर डॉलर इंडेक्स 108 110 हो जाता है तो सोने में और गिरावट भी आ सकती है, यानी 49,750 तक भी नीचे की तरफ आ सकता है। और लगातार बिकवाली की सलाह धर्मेश जी स्वदेश पे देते भी रहे हैं, 52,000 के आसपास से ये लगातार बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। अब चलिए चांदी की बात कर लेते हैं। धर्मेश जी, चांदी में भी यही व्यू है? आपको लग रहा है कि चांदी अब 60,000 के नीचे आएगी? अगर आएगी तो और कौन सा निचला लेवल देखने को मिल सकता है चांदी में? देखिए, मैं निवेशकों को रेकमेंड करूंगा, देखिए चांदी काफी चंचल कमोडिटी है, इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के बिना आप काम ना करें। वॉलेटिलिटी दोनों साइड रहेगी, बट अगर आप मेजर स्टैंड है गोल्ड को फॉलो करेगा। अगर देखिए चांदी की जो चाल है वो $25 से $20 का स्तर है, मार्केट ये 20-25% के रेंज में घूम रहा है मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो अगर आप देखिए 75,000 के ऊपर टिकता नहीं है, और डाउन साइड 55,000 52,000 तक मैक्सिमम आता है डाउन साइड। तो ये यही दायरा है मार्केट में। मेरे शॉर्ट टर्म में रेकमेंड रहेगी स्पेकुलेटर्स को कि यहाँ पे आप बिकवाली हावी करके चले। $20 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिल सकते हैं, क्योंकि मैं बेस मेटल में काफी बेरिश हूँ, मैं गोल्ड में बेरिश हूँ, तो ये डेफिनेटली चांदी को भी ड्रॉ डाउन करेगा। और एक्सपेक्ट करिए कि यहाँ से एटलीस्ट 5,000 तक के फॉल्स आपको करंट लेवल से देखने मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में मैं बिकवाली की रिकमेंडेशन दूंगा। 58,000 से 55,000 के स्तर आपको चांदी में आने वाले समय में देखने मिल सकते हैं। 52,000 से 55,000 जो करंट लेवल है उससे करीब 5 से 6,000 रुपए तक की, 5,500 रुपए तक की गिरावट चांदी में देख रहे हैं धर्मेश जी। अब मनोज जी, आपको भी लग रहा है कि चांदी में भी इस तरह की गिरावट आएगी? आप क्या सलाह देंगे चांदी में, जो भी ट्रेडर्स है या इन्वेस्टर्स है, दोनों के लिए क्या रणनीति बनाने की सलाह देंगे? जहां तक ट्रेडर्स की बात है तो अभी बिल्कुल यहाँ पे जो मोमेंटम है वो एक मंदी की तरफ बना हुआ है, और हमने 21.80 के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स लेवल थे वो इस सप्ताह में ब्रेक होते हुए देखे हैं। तो अभी मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ही है, जिस तरह से बेस मेटल्स में दबाव देखने को मिल रहा है। तो बीइंग इंडस्ट्रियल मेटल यहाँ पे चांदी में दबाव ज्यादा देखने को मिला है सोने के बनिस्पत, तो ये कंटिन्यू हो सकता है। 20.40 से $20 तक के जो है कॉमेक्स में लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी यहाँ 59,500 तक के जो लेवल्स है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं।
लेकिन लंबी अवधि में यहाँ पे जो है चांदी में फिर एक अच्छी मूवमेंट जो है वो ऊपरी साइड पर देखने को मिल सकती है। तो जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो गिरावट में यहाँ पे सिप मोड में जो है बाइंग कर सकते हैं। आने वाले समय में फिर एक बेहतर रिटर्न यहाँ पे चांदी में देखने को मिल सकता है। ओके, यानी 59,000 तक नीचे आ सकता है, फिर वहाँ पर नीचे में आप देखें कि कहाँ पर मौका आपको मिल रहा है, फिर लंबी अवधि के लिए उन स्तरों पर आप खरीद सकते हैं, ऐसा मनोज जी मानते हैं। वरना जी आपको क्या लगता है, इंट्राडे के ट्रेडर्स को आप क्या सलाह दे रही हैं? 60,500 के आसपास भाव है, करंट लेवल पर क्या बेच कर जाएं? जी विश्व मोहन जी, अगर मंथली चार्ट देखें गोल्ड का तो वहां पे काफी बेरिश लग रही है ये कमोडिटी, और बेस मेटल में भी यहाँ पे गिरावट है, तो दोनों का प्रेशर यहाँ पे चांदी पे आता हुआ दिख रहा है। $20.35 ये मुझे एक्सपेक्टेड है कॉमिक्स में। अगर एमसीएक्स की बात करें तो इंट्राडे में भी मुझे लग रहा है विश्व मोहन जी एक बार सेलिंग करके चलना चाहिए। 60,350 के स्तर पे एक बार सेलिंग करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि 60,000 का जो स्तर है वो टूट सकता है आज के दिन में। 59,850 ये एक टारगेट रहेगा इस सेलिंग कॉल के लिए। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 60,550 का। 59,850 के टारगेट के लिए आप बेच सकते हैं, 60,550 का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं क्रूड की। हालांकि 2 दिन परसों हमने देखा 6% के आसपास की गिरावट, कल 3% से ज़्यादा की गिरावट, लेकिन अब वहाँ से खरीदारी लौट रही है। क्रूड भी धर्मेश जी एक रेंज बनाता दिख रहा है, 100 से 112, $113 के बीच में पिछले कई हफ्तों से घूम रहा है। अब आपको क्या लग रहा है, क्या इस दायरे से निकलेगा क्रूड और किस तरफ का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? देख, कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में जो वॉलेटिलिटी है कंप्लीटली जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण है, ना कि डिमांड हाई है। मार्केट में इतने हाई लेवल पे मार्केट जो टिका हुआ है वो कंप्लीटली अनस्टेबल है। अगर आप देखें जो डेवलपिंग कंट्री स्पेशली इंडिया के लिए अगर कच्चा तेल बढ़ता है और डॉलर बढ़ता है तो ट्रेड डेफिसिट में इसका मेजर योगदान रहेगा और रुपया आपको और कमजोर होते देख सकता है। तो मैं तो इच्छा हूं कि कच्चा तेल नीचे आए। नो डाउट मैं गल्फ में रहता हूं और गल्फ में स्पेशली मीना रीजन की बात करें तो कच्चा तेल यहाँ का ब्लड लाइन है और ये जब बढ़ता है तो इकोनॉमी बढ़ती है। तो दोनों साइड में मैं अगर देख रहा हूँ तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट में जुगलबंदी जारी रहेगी। अगर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर ईज होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक ऑलमोस्ट 2 से 3 लोअर सर्किट भी देखने मिल सकता है, क्योंकि इतने हाई डिमांड है नहीं। चाइना ने भी डिमांड अपना कम कर दिया है और इतने हाई लेवल पे डॉलर इतने हाई लेवल पे टिका हुआ है तो कहीं ना कहीं इसे बैकफायर हो सकता है। और इसी कारणवश आप देखिए कि इसकी जो चाल है वो धीमी पड़ती है और प्राइस में प्रेशराइज देखने मिल रहा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये $100 का आंकड़ा ब्रेक करेगा। $95-94 के लेवल आपको नाइमैक्स में देखने मिल सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो अराउंड 7,500 से 7,300 के स्तर है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कच्चे तेल में आ सकता है। तो मैं यहाँ पे बिकवाली की रिकमेंडेशन दूंगा, ना कि बाइंग की, क्योंकि ये लेवल पे इतनी डिमांड है नहीं। ये कंप्लीटली सप्लाई कंस्ट्रेंट है, उस कारणवश आपको स्पाइक देखने मिल रहा है। आप यहाँ पे बिकवाली करके चले, अच्छा मुनाफा होगा आपको। यानी बेचने की सलाह क्रूड में भी है। वरना जी आपको क्या लग रहा है कच्चे तेल में? जी विश्व मोहन जी, इतना आसान नहीं होगा कि ऑयल एम्बार्गो शुरू किया जाए, वो भी 27 कंट्रीज का सहमति लेके ईयू में जो बात हो रही है। तो मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं होगा यहाँ पे बैन करना। और इस कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे की बात की जाए 7600 एक सपोर्ट जोन है, वहां तक ये कमोडिटी जा सकती है, नीचे की तरफ स्लिप हो सकती है। और अपसाइड में मुझे लग रहा है विश्व मोहन जी 8,000 तक ऊपर की तरफ रहेगा। तो दोनों तरह का जो मूवमेंट है वो देखने को मिलेगा। जो बायस्डनेस है वो यहाँ पे डाउन साइड का रहेगा। रादर मुझे लग रहा है विश्व मोहन जी की यहाँ पे नेचुरल गैस में ज्यादा क्लैरिटी है, वहां पे ट्रेड करना चाहिए। 577 के लेवल पे बाई करना चाहिए। 600 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 565 का लगा के चल सकते हैं। और वहां पे जिस तरीके से 5 ईयर्स एवरेज के नीचे यहाँ पे इन्वेंट्री आई हुई है उसका भी जो इम्पैक्ट है ये देखने को मिलेगा। और दोबारा मुझे लग रहा है कि 598 से 600 तक के जो लेवल्स है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यानी नेचुरल गैस खरीदने की सलाह है 577 पे, 600 के टारगेट के लिए 565 का स्टॉप लॉस भी यहाँ पर जरूर लगा लीजिएगा। मनोज जी, एनर्जी पैक में आपको क्या पसंद है, क्रूड या एनजी? क्रूड ऑयल मेरा मानना है कि यहाँ पे एक दायरे में ट्रेड देखने को मिल रहा है और दोनों तरफ के मूवमेंट है यहाँ पे। अगर किसी को बाइंग का स्ट्रेटेजी बनाना है तो 7,770 के जो लेवल्स है वो बाइंग के लिहाज से अच्छे होंगे इंट्राडे में। ऊपर में यहाँ 8,000 के आसपास जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर सेलिंग की स्ट्रेटेजी बनाना है तो 8,000 से 8,050 की रेंज में बना सकते हैं। दोनों तरफ के मूव्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। $98 अभी यहाँ सपोर्ट्स बने
हुए हैं। भारतीय बाजारों में भी यहाँ 7,680 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर 98 के जो लेवल्स है वो ब्रेक होते हैं तो फिर एक यहाँ पे पैनिक सेलिंग जो है कच्चे तेल में देखने को मिल सकती है। तो मेरा मानना है कि एक रेंज बाउंड यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल रहा है, रेंज को प्ले करना चाहिए और दोनों तरफ की जो है यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल रही है। ऊपरी लेवल्स पर यहाँ बेच के भी जो है स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है, वहीं लोअर लेवल्स पर खरीद कर भी जो है ट्रेड लिया जा सकता है। तो रेंज में प्ले कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लोअर लेवल्स जो है 7,680 ब्रेक होते हैं तो फिर एक बार यहाँ लॉन्ग की पोजीशन से निकलना बेहतर रहेगा। चलिए बात कर लेते बेस मेटल्स की। आज यहाँ चौतरफा खरीदारी है। जिंक करीब 1.5% ऊपर है, 315 रुपए के आसपास है। एल्यूमिनियम 234 के आसपास, 0.25% की तेजी यहाँ पर, आधे % की तेजी कॉपर में 756 रुपए के ऊपर है। लेड में भी तेजी है। धर्मेश जी, क्या लग रहा है बेस मेटल्स में आज? क्या हाल की गिरावट के बाद अब यहाँ पर खरीदारी दिख रही है? क्या करना चाहिए, या अभी भी आप बेरिश है, आपको लग रहा है कि और गिरावट बाकी है मेटल में? देखिए विश्वमोहन जी, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 3 महीने से मैं स्पेशली बेस मेटल में तो मंदी की रिकमेंडेशन दूंगा, क्योंकि जो बेस मेटल थे ऑलमोस्ट 10 साल के ऊंचाई पे हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड हो रहे थे। ना कि डिमांड था, ये कंप्लीटली सप्लाई कंस्ट्रेंट थे, और प्लस डॉलर इंडेक्स अभी जिस रफ्तार से बढ़ रहा है तो ये लेवल पे टिकना काफी अनुमानित होगा। और अगर देखिए आप स्पेशली कॉपर में मैं बेरिश था, 820 से हम लोग को बिकवाली की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट 750 के स्तर आ गए हैं। अभी भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे मंदी रहेगी मार्केट में, क्योंकि फंडामेंटल बाइंग ऐसा है नहीं। चाइना ने भी लॉकडाउन करके रखा है, डिमांड है नहीं, इतने हाई लेवल पे जो सप्लाई कंस्ट्रेंट के कारण इतने हाई लेवल पे कोई डिमांड कर नहीं रहा है। तो अगर मार्केट में कोई भी स्पाइक आता है तो अच्छी मौका होगा यहाँ पे बिकवाली करने का। स्पेशली मैं कॉपर की तरफ बेट करूंगा। मेरा इमीडिएट टारगेट रहेगा 730 से 720 का रहेगा। पोजिशनली मैं रेकमेंड करूंगा आप जून जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में आप बिकवाली करके चले। अगर आप दूसरी कमोडिटी जिसमें मैं हावी रहूंगा वो है एल्यूमिनियम काउंटर में। अगर आप देखिए एल्यूमिनियम भी ऑलमोस्ट 250 के ऊपर चल रहा था, अभी ऑलमोस्ट 230 पे आ चुका है। तो फंडामेंटली एज सच कोई लंबी तो ये जो बिकवाली है ज्यादा हावी होगी और ऑलमोस्ट 225 से 220 के स्तर आपको एल्यूमिनियम में देखने सकते हैं। स्पेशली मेरा कॉपर में बेट रहेगा, मैं कॉपर में ज्यादा करके बिकवाली की रिकमेंडेशन दूंगा। और जो कमोडिटी जिससे मैं कहूंगा कि आप दूर रहे वो है निकल, क्योंकि निकल अभी भी काफी वॉलेटाइल है और इस कमोडिटी में दोनों साइड का मुंह देखने मिल रहा है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप निकल में ट्रेड ना करें शॉर्ट टर्म में, बट फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों साइड से सारे बेस मेटल्स यहाँ पे मंदी के ही डायरेक्शन में रहेंगे। ओके, यानी बेस मेटल्स बेचकर ही जाए, निकेल से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि दोनों तरह के मूव देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको बेचना है तो कॉपर सबसे ज़्यादा बेचने के लिए सबसे फेवरेबल कैंडिडेट लग रहा है धर्मेश जी को। मनोज जी, कोई एक कॉल आज बेस मेटल्स में? लेड एक ऐसा काउंटर है जो बहुत चला नहीं है, जो बेस मेटल्स की रैली आई थी उसमें सबसे लैगार्ड यही था। क्या अब आपको लग रहा है कि अगर खरीदना है तो लेड खरीद ले? बिल्कुल, यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग जो है बेस मेटल्स में देखने को मिल रही है लोअर लेवल्स पर, और उस लिहाज से मुझे लगता है कि इंट्राडे में यहाँ लेड में जो है वो बढ़त देखने को मिल सकती है। इंट्राडे में बाइंग के लिहाज से 182 के लेवल्स यहाँ अच्छे होंगे। ऊपर में 183.80, 184 के स्तर जो है यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो लेड में 182 के लेवल्स पे इंट्राडे में बाय कर सकते हैं। 180.80 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 183.80 से 184 तक का लक्ष्य रख सकते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी रहेगी ये स्ट्रिक्टली जो इंट्राडे के लिए ही रहेगी। अभी यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड बेस मेटल्स में बना हुआ है तो वो पोजिशनली जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। अब लेड खरीदारी की सलाह है मनोज जी की तरफ से, और कॉपर और एल्युमिनियम बेचने की सलाह धर्मेश जी ने दी है। अब आपको क्या लग रहा है, आपकी तरफ से टॉप पिक मेटल में आज? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो बाउंस आ रहा है वो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेजाइल है, और स्टेबिलिटी जो है हायर साइड पे बेस मेटल में थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस बाउंस का इस्तेमाल करना चाहिए सेलिंग के लिए। और एल्यूमिनियम ऐसी कमोडिटी है कि अगर क्रूड में फर्दर फॉल आया तो काफी हाईली कोरिलेटेड है, तो इसमें भी एक प्रेशर देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे 233 के लेवल पे बेचना चाहिए, 230 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 234 रुपए 50 पैसे का लगा के चलना चाहिए विश्वमोहन जी। और साथ में एक चीज बोलना चाहूंगी, थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड देना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि जिंक जो है, जिंक और लेड साथ में चलते थे और यहाँ पे काफी प्रीमियम ऐड हुआ है। आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि जिंक में फर्दर फॉल आएगा, और आने वाले समय में अगर 1 महीने का भी टाइम फ्रेम रखें, मुझे 297 एक्सपेक्टेड है जिंक पे। तो मुझे लग रहा है कि इस कमोडिटी में भी हायर साइड में पोजिशनल ट्रेड लेनी है तो सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए।
करेंसी मार्केट की, हालांकि रुपए में आज रिकवरी दिख रही है, कल भी हल्की रिकवरी दिखी थी, लेकिन रिकॉर्ड लेवल से यहां पर हल्की रिकवरी दिख रही है। धर्मेश जी, क्या लग रहा है रुपए में? डॉलर तो काफी मजबूत होता जा रहा है, यहां पर रिकवरी की कोशिश जो हो रही है रुपए की, या टिक पाएगी? देखिए मुशुमन जी, डेफिनेटली डॉलर मजबूत हो रहा है, बट डॉलर इसलिए मजबूत नहीं हो रहा है कि उसमें कोई फंडामेंटल चेंज आया है। डॉलर इसलिए मजबूत हो रहा है कि बाकी सारे करेंसीज वीक हो रहे हैं एक्सपोर्ट के कारण। तो मेरे हिसाब से अभी भी मुझे लग रहा है कि स्टर्लिंग और यूरो काफी और वीक हो सकते हैं, जो मेजर योगदान है डॉलर इंडेक्स का, जिसमें फंडामेंटली चेंज आते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि येन, स्टर्लिंग, यूरो, ये सब और वीक हो सकते हैं कारणवश, क्योंकि कमोडिटी मार्केट इतने हाइक पे थे और इनकी जो टर्नओवर चेंजेस हो गए। रुपए का मुझे लग रहा है कि अगर कच्चा तेल, सोना, ये जो अगर ऊपर टिकता है ज्यादा, तो डेफिनेटली और वीकनेस आ सकता है और 78 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं प्राइस में। मैं अभी भी वीक हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि रुपया अभी भी काफी वीक है कंपैरेटिवली बाकी जो करेंसी जो 15-20% डिप्रिशिएट हुए, इतना रुपया अब तक डिप्रिशिएट नहीं हुआ है, क्योंकि अपनी इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्टेबल है। अगर इसमें कोई अनसर्टेनिटी आती है तो नो डाउट यहाँ से आपको 80 के स्तर भी देखने मिल सकते हैं, पर शॉर्ट टर्म में 78 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे और पोजिशनली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 79 एंड 80 के स्तर आपको फॉरवर्ड्स में देखने मिल सकते हैं, मे बी नवंबर-दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में। चलिए, अब करेंसी के बाद अब एग्री मार्केट में वंदना जी, क्या लग रहा है टॉप पिक आपकी तरफ से? विश्वमोहन जी, मैं कैस्टर में जाना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि 7360 के लेवल पे यहाँ पे बाय करना चाहिए, 7450 का टारगेट रखना चाहिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 7320 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे मुझे स्पाइसेस काउंटर में लग रहा है कि एक्शन देखने को मिलेगा। जीरे में मैं बाइंग रिकमेंड करना चाहूंगी, एक शार्प फॉल के बाद फिर से बाइंग आई है, 21,065 के लेवल पे बाय करना चाहिए, 21,400 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 20,900 का। साथ में दूसरी कमोडिटी यहाँ पे टर्मरिक है, टर्मरिक में भी हम लोगों ने काफी फॉल आता हुआ देखा था, लेकिन अब यहाँ पे एक्सपोर्ट नंबर्स जो हैं थोड़े से इंप्रूव हो सकते हैं, तो उसका एक फायदा यहाँ पे मिल सकता है। 8260 के लेवल पे एक बार बाइंग करनी चाहिए, 8450 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 8150 का। ओके, चलिए, लेकिन मनोज जी का कॉटन का कॉल था, वक्त कम है इसलिए आपको बता दो कि कॉटन में उनका टारगेट है 47,700 का, स्टॉप लॉस है 46,950 का। कॉटन मई वायदा खरीदारी की सलाह है 47,200 के लेवल पर। शुक्रिया मनोज जी आपका, वंदना जी आपका, धर्मेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दिए। चलिए, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में भारतीयों ने शेयर बाजारों की अपनी समझ काफी अच्छी बना ली है। कई अनुभवी निवेशक और सफल स्टॉक पिकर भी बन गए हैं। ईटी नाउ स्वदेश आपको यानी हमारे दर्शकों को अपने स्टॉक चुनने के कौशल को प्रदर्शित करने और यह साबित करने का मौका देने जा रहा है कि वास्तव में आप रखते हैं शेयर बाजार की नब्ज पर कड़ी पकड़ और आपके एक सटीक निवेशक हैं। बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और ईटी नाउ स्वदेश प्रस्तुत करते हैं सेंसेक्स का सुपरस्टार, एक अनोखी प्रतियोगिता जहां आपको अपना खुद का सेंसेक्स बनाकर बेहतरीन रिटर्न जनरेट करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें 56161 पर SKS लिखकर SMS करें या आप www.sensexkasuperstar.com पर लॉगिन करें और एक्साइटिंग पुरस्कार जीतें। बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड पेश करते हैं ईटी नाउ स्वदेश सेंसेक्स का सुपरस्टार। तो आज ही मैसेज कीजिए और पाइए मौका सेंसेक्स का सुपरस्टार बनने का। चलता रहा है सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर।